हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके कृतिका भाग 2 के चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक, जिसे लिखा है कमलेश्वर जी ने। इस चैप्टर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, जिसमें इस चैप्टर के कुछ हिस्सों को हम लोग पढ़ेंगे, बाकी बचे हुए हिस्सों को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक, जिसे लिखा है कमलेश्वर जी ने। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि वो इंग्लैंड की महारानी हैं और उनकी तैयारी किस प्रकार से होगी जब वो आएंगे, और वो आएंगी तो उनके लिए लोग किस प्रकार से तैयारी करेंगे, इन बातों को बताया गया है यहाँ पे कि वे कैसे अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। उनके पति हिंदुस्तान के थे, अखबारों में चर्चा हो रही थी कि वे आने वाली हैं। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फ़ौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज तैयार हो रही थी। तो यहाँ पे जो एलिजाबेथ का जो दर्जी है, वे परेशान हो रहा था कि जब एलिजाबेथ ये दौरा करेंगी तो वो हिंदुस्तान में जब आएंगी, जब पाकिस्तान में जाएंगी, जब नेपाल में जाएंगी, तो किस प्रकार का वस्त्र पहनेंगी। इस बात से वो परेशान था, क्योंकि ये कोई मजाक की बात तो थी नहीं। पूरा ज़माना चूँकि नया था, फ़ौज फाटे के साथ निकलने के आसार थे और इसीलिए पूरी तैयारी की गई थी। फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज भी तैयारी के साथ लगे हुए थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंग्लैंड की जो रानी एलिजाबेथ द्वितीय है, वो हिंदुस्तान आने वाली थी। यहाँ लिखा अपने पति के हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उसकी चर्चा थी, किस प्रकार से लोग तैयारियाँ कर रहे थे, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने यानी टुकड़े हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया होगा। अब जैसे वो आने वाली हैं तो अखबारों की कतरनों यानी न्यूज़पेपर में भी दिखाया गया था कि उनके जो हल्के नीले रंग के सूट हैं उनको कैसे बनवाया गया है, कितने पैसे इसमें लगे हैं। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों यानी जो रसोइया होता है, खानसामों यानी जो रसोई घर का प्रमुख होता है, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई थी कि कितने बड़े तरीके से ये तैयारियां हो रही थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इतनी खुशी थी लोगों को उनके आने की। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। तहलका जिसका कहने का मतलब है शोर शराबा। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए।
जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत में के कहने क्या कहने। वह रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मतलब स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। मतलब जब वो आने लगी तो उनकी शानो शौकत के लिए कितनी तैयारियां होने लगी, किस प्रकार के जो उनकी जो बावर्ची हैं वे भी कैसे महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, कितनी कहानियां हैं उनके बारे में भी। तो उनके आने के लिए किस प्रकार से पूरी दिल्ली का काया पलट हो गया, अर्थात उसके रूप को ही बदल दिया गया, इतना सुंदर सजाया गया। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। यहाँ पे नाजनीन कहने का मतलब है कि कोमलांगिनी, अर्थात पूरे शहर में किस प्रकार से जगमग हो गया, पूरे धूल को साफ कर दिया गया, सड़कें पूरा साफ हो गई। ऐसा लग रहा था कि कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है, उनका श्रृंगार किया गया है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जॉर्ज पंचम की नाक है वही एक बड़ी मुश्किल की बात थी, क्योंकि नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ हो भी रहा था और सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक ये एक बड़ी मुसीबत थी। क्यों, क्या कहा गया है, इसे हम देखते हैं। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, लंबी कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, शोर मचा था। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। तो यहाँ पे कहा गया है कि इसके बारे में भी एक लंबी कहानी है कि कैसे इस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए शोर मचा था, आंदोलन हुआ था, राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने अपने प्रस्ताव रखे थे, दोनों में गर्मी हुई थी, बहसें चली थी, अखबारों के पन्ने इसके कारण रंग दिए गए थे, अर्थात इसके बारे में इतनी खबरें थीं। यहाँ तक कि जैसा कि हम देखते ही हैं कि राजनीतिक दल में कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं, कुछ लोग विपक्ष में बोलते हैं और बहुत सारे लोग खामोश रहते हैं। जो खामोश रहते हैं उनकी ताकत हमें दोनों तरफ देखने को मिलती, क्योंकि वो अपना एक तरफ का पक्ष नहीं बताते हैं। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तानी में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान और शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुर्रिला युद्ध होता रहा। यहाँ लाटो यानी जो खंबा है, मूर्ति है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि किस प्रकार से इसके लिए आंदोलन चल रहा था। हथियार बंद पहरेदार तैनात किए गए थे, किसी की कोई मजाल नहीं थी कि उनकी नाक तक पहुंच पाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान और शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। यहाँ कहने का मतलब है कि जितने नाक यहाँ पे दिखे उनको अजायब घर में पहुंचा दिया गया, यानी उनके लिए तो कहीं कहीं शाही लाटों यानी खंबा मूर्ति की नाकों के लिए
गुरिल्ला युद्ध भी होता रहा। यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध यानी कहने का मतलब है छापामार युद्ध, उसे हम कहते हैं गुरिल्ला युद्ध। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। यहाँ पे कहा गया है कि किस प्रकार से इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की खंभे यानी मूर्ति की लाट यानी नाक, खंभे या मूर्ति की नाक एकाएक वहाँ से गायब हो गई। वहाँ जो हथियारबंद पहरेदार थे अपनी जगह पर ही तैनात रहे, वहाँ भीड़ लगती रही और सब ये सोचते रहे कि आखिर ये गया कहाँ। रानी आए और नाक ना हो। एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। सरगर्मी जिसका कहने का मतलब है हलचल। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। ख्वाहों मतलब भलाई चाहने वाले की। मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक न रह जाएगी। अब कह रहा है कि अगर रानी यहाँ आएंगी और ये जॉर्ज पंचम की नाक यहाँ नहीं होगी तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो लोगों ने कहा कि यह हमारी भी इज्जत इसके लिए नहीं रहेगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। यहाँ पे कहने का मतलब है हुक्कामों यानी शासकीय जो अधिकारी थे उनके जो चेहरे थे किस प्रकार से लटके हुए थे। अजीब सी परेशानी थी। बदहवास का मतलब है कि डरे हुए या वो चिंतित थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। अब लोग परेशान हो रहे थे कि यहाँ जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है। ये सारी परेशानी को देखकर जो मूर्तिकार थे उनको भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने वहाँ के जो शासकीय अधिकारी थे उनके चेहरे देखे, उनकी परेशानी देखी तो उनको अच्छा नहीं लगा। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, यह खंभा या मूर्ति कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। बताया जा रहा है कि ये कहाँ से लाया गया था पत्थर। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, मतलब एक दूसरे की तरफ देखा। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क का फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया कि आखिर ये पत्थर कहाँ से आया, कैसे बनाई गई, खंभे कैसे बने। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चिरे गए पर कुछ भी नहीं पता चला। मतलब पुराने से पुराने फाइलों को देखा गया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला उनसे। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया कि सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। मतलब फाइलों में भी यह नहीं लिखा गया है कि आखिर ये जॉर्ज पंचम की जो नाक है ये किस तरीके से बनाई गई थी, कहाँ से खंभा लाया गया था, कहाँ से पत्थर लाया गया था, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो ये कहानी है ये भारतीय सरकार की मानसिकता को व्यक्त करती है कि वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे हैं, उन अंग्रेज़ों के भारत से चले जाने पर भी हमारी जो सोच है वो उनके ही पीछे रह गई है। ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहाँ की जो रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर अपने काम काज छोड़कर उनके आगमन की तैयारी में लोग कैसे लग जाते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए अपनी नाक काटने को भी तैयार हैं। ये भी एक व्यंग्य है कि कैसे किस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। जैसे जॉर्ज पंचम की नाक के लिए मूर्तिकार को भी बुलाया गया। मूर्तिकार ने आश्वासन दिया, परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा पत्थर खोद कर लाऊंगा।
क्या क्या बातें हुई, ये सारी चीज़ें हम इसके आगे वाले पार्ट में देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।